सो बेसिकली डिफॉर्मेशन का मेन पर्पस ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी शेप, साइज और उसमें चेंज आ जाता है। तो अब फोर्स अप्लाई करने में भी मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है। बट हमारे सिलेबस में जो है वो लीनियर इंक्लूड है, मतलब आप डिफॉर्मेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हो। उसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ठीक है। अगर आप लेट सपोज फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो फोर्स की हेल्प से आप साइज, शेप, वॉल्यूम, ये क्वांटिटीज चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। लेकिन इनको चेंज करने में भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं शेयर करना, एक होता है बेंड करना, और एक कॉन्सेप्ट है आपके पास। अच्छा खैर, ये अभी हमारे इतने इंपॉर्टेंट काम की चीजें नहीं है, लेकिन बस ये बताने का रीजन ये है कि अगर आप एक केन लेते हो सिंपल, और आपके पास टिन केन है, अब आप उसे कंप्रेस भी कर सकते हो, आप उसे ट्विस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। और आप उसे मतलब बेंड भी कर सकते हो। तो अलग अलग तरह की जो है वो डिफॉर्मेशंस पॉसिबल है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ दो ही तरह की होंगी। बेसिकली लेंथ वाइज हम उसे कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी इंक्लूड है डिफॉर्मेशन की। और हमने जो डिफॉर्मेशन पढ़नी है उसमें या तो हम स्ट्रेच की बात करेंगे या कंप्रेस की। इसके अलावा कोई और टाइप की डिफॉर्मेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, तो इजी है, एक सिंगल को ही बस फोकस करना है हमने ऑल टाइम। और इसमें आपको एक चीज ये भी याद होगी कि स्प्रिंग की एग्जांपल हम यूज करते हैं, और वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमने IGCSE ओ लेवल्स में भी किया था, वही सेम कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखो, तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर स्प्रिंग की एग्जांपल है, और उसमें हमने हुक्स लॉ किया था, और हुक्स लॉ में भी जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी है उसमें एक्सटेंशन आती है, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है इनिशियल लेंथ से, और इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ का जो चेंज होता है उसे हम एक्सटेंशन कह रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक फोर्स, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली लेंथ में चेंज आएगा, और अगर इनिशियल लेंथ आप कंसिडर करते हो लेट सपोज LI, और फाइनल को कंसिडर करते हो LF, तो इसका चेंज इक्वल आएगा LF - LI। ठीक है। तो LF जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल लेंथ को, और LI रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल को। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास एक्सटेंशन का। ठीक है। इसके अलावा हुक्स लॉ था, और हुक्स लॉ सेम हम यहाँ पर भी वही स्टडी करेंगे जो प्रीवियस था, तो एक तरह का रिवीजन होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा
आप एडवांस लेवल तक लेकर जाओगे। बेसिक्स हमने बस लास्ट टाइम डिस्कस की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट उसमें और इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप हुक्स लॉ की बात करो। अच्छा, हुक्स लॉ में हम एक टर्म लिखते थे, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ठीक है। तो वहाँ पे एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट, ये दो टर्म्स हमने वहाँ पर पढ़ी थी, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। तो विद इन द लिमिट ऑफ, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ों को आपने थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे अभी यहाँ लिखा है पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और लास्ट टाइम हम दो चीज़ें लिखते थे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट। अच्छा, ओ लेवल्स और आईजीसीएससी में ये अलाउ होता है कि आप दोनों को एक ही कंसिडर कर लो। ठीक है। और उसमें हम दोनों को एक कंसिडर करते भी थे कि या तो आप वो लिखो या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखो, या आप अगर वो लिखते हो इलास्टिक लिमिट, तो दोनों का मतलब सेम ही लिया जाता है। ठीक है। लेकिन ए लेवल्स में दोनों को आपने डिफरेंट रखना है, क्योंकि दोनों को आप डिफरेंट रखोगे क्योंकि इससे आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दोनों क्वांटिटीज वैसे टेक्निकली होती भी डिफरेंट है। अभी जब हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस बार थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि दोनों को हम एक जैसा ना लिखें। ठीक है, दोनों में हमने डिफरेंस रखना है। लेकिन पहले ये हुक्स लॉ के फॉर्मूला और इन चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के होता है, और फिर आप एफ इक्वल्स टू के एक्स कर देते हो इसे। तो ये डिफॉर्मेशन में फर्स्ट फॉर्मूला आ गया आपके पास। और इससे आपको के की वैल्यू भी मिल सकती है, के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। और के अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, तो के रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को। ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट वैसे तो सिंपल वर्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट बस, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा। लेकिन बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन किस चीज को करता है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। आपका जो स्प्रिंग यूज कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, वो कितना स्ट्रांग है, कितना सॉफ्ट है, तो ये उसकी स्टिफनेस हो जाएगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बेसिकली स्टिफनेस के बारे में बताता है। तो बेसिकली के इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो बिल्कुल है। और उसका मीनिंग ये है कि वो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है। और अगर आपने इसको फर्दर डिटेल लिखनी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कितना हार्ड उसे होगा स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना, या कितना इजी होगा। ठीक है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्ट्रेच और कंप्रेस। ठीक है। अब आप नॉर्मल एग्जांपल लो, बॉल पेन में जो आपके पास स्प्रिंग होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो उस पे इतनी ज़्यादा कोई फोर्स लगाने की नीड नहीं होती, आप उसमें थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करो,
तो उसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है, और वो फिर एक बस सिंपल वायर की तरह बन जाता है। मतलब जहाँ पे आपने उस पर फोर्स लगा के होल्ड किया था वो वहीं रह जाएगा, वो वापस भी नहीं आता, क्योंकि उसकी इतनी इलास्टिसिटी उसमें नहीं होती। और उसका जो स्टिफनेस है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी कोई इतना हाई नहीं होता कि आप उस पर बहुत सारी फोर्स लगा सको और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्टिफनेस से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टिफ है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो उतना ही डिफिकल्ट होगा उसे स्ट्रेच करना। ठीक है। और जितना इजी सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसकी वैल्यू शॉर्ट होगी, क्योंकि वो जल्दी से स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो इतनी एक्सीड कर नहीं पाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्प्रिंग को कंसिडर किया और इनिशियली स्प्रिंग पर कोई लोड नहीं था, 1 2 3 4 फोर लूप्स बनाए हमने। ठीक है। इसके बाद ये आपने मास कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब मास कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि अब आप लेंथ का कंपैरिजन देखो तो आपको क्लियरली चेंज नजर आ जाएगा। ठीक है। आप इसे LI लिख सकते हो, इनिशियल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ भी लिख सकते हो, LO, आपकी मर्जी है। और ये LF हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये सिंपल सी एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ तक तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट बेसिक ही थी। ठीक है। इसमें बस ये था कि रिवीजन है प्रीवियस कॉन्सेप्ट का। अब इसके बाद जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है ना, वहां से चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होंगी। पहली बात तो ये कि जब आपके पास विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, जैसे कि हुक्स लॉ में लिखा हुआ है, तो वहां तक तो सारी चीजें चलेंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर दो स्प्रिंग को कंपेयर कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक ही स्प्रिंग की। पूरे जितना भी हमने डिस्कस किया ये सिंगल स्प्रिंग की बात हो रही है, तो इसमें अभी कोई कंपैरिजन नहीं किया हमने किसी के भी साथ। तो एक सिंगल स्प्रिंग के लिए उसकी अपनी के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब अगर आप उसके सामने एक और ले आओगे स्प्रिंग तो फिर डेफिनेटली कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि कौन ज्यादा स्टिफ है कौन कम स्टिफ है एक दूसरे के कंपैरिजन में। इसके अलावा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो बनाते हैं, उसमें फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम मार्क करते हैं, और लेट्स सपोज एक्सटेंशन को मार्क कर रहे हैं वाई एक्सिस पे और फोर्स को मार्क कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आप इजीली खुद भी बना लोगे। अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट में दोनों को एक जैसा दिखाना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल ये मीटर्स में गिवन है एक्सटेंशन, और ये न्यूटन्स में गिवन है। ठीक है। इसके बाद अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आ गया चेंज, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस पॉइंट को ओ कंसिडर करते हैं, इसे ए, और इसे बी। ठीक है। अब ओ से लेकर ए पॉइंट तक, ठीक है, क्लियर है बहुत कि डायरेक्टली लिंक किया है। तो ओ से लेकर ए तक जो लिंक था वो डायरेक्ट रिलेशन था दोनों क्वांटिटीज का। सो इस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट सेम। ठीक है। तो इसका मतलब है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के,
और इस पे आप एफ इक्वल्स टू के एक्स अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीरो से लेकर ए तक जो है वो हुक्स लॉ की इक्वेशन को वो ओबे कर रहा है। लेकिन ए से लेकर बी तक आया चेंज, वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ए से बी तक जो ग्राफ में चेंज आया उसको देखकर आप इजीली ये कह सकते हो कि ग्राफ एक्सटेंशन वाली एक्सिस की तरफ टर्न हो गया। तो एक्सटेंशन वाले एक्सिस की तरफ टर्न होने का मतलब ये कि अब उसे स्ट्रेच करना इजी हो गया, क्योंकि पहले जो फोर्स अप्लाई हो रही थी उसके साथ साथ एक्सटेंशन बढ़ रही थी। लेकिन अभी ग्राफ ने टर्न लिया एक्सटेंशन की तरफ, तो इसका मतलब है एक्सटेंशन अब तेजी से बढ़ रही है। तो थोड़ी सी फोर्स पे आपको अब जल्दी से एक्सटेंशन मिल रही है, तो इसका मतलब है अब स्प्रिंग इजी हो गया हमारे लिए उसे स्ट्रेच करना, एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन पॉइंट ए से पहले पहले। ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट भी जो है वो अब चेंज होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंजेस। तो एफ इज नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास सिनेरियो। लेकिन एक चीज और इसमें आपने याद रखनी है कि अभी भी इसमें एफ इक्वल्स टू के एक्स वैलिड है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू के एक्स की इक्वेशन अभी भी वैलिड है। अब ये वो वाला डिफरेंस शुरू होगा यहाँ से, जो आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि जब ओ लेवल्स में पढ़ते थे आईजीसीएसई में, कि दोनों चीजें जो है वो इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेम होती है। ठीक है। तो अब जो है वो दोनों चीजें सेम नहीं होंगी। अब लास्ट हम उसमें क्या लिखते थे ओ लेवल्स आईजीसीएसई में, कि यहाँ पे जो कर्व आता है तो इस पे इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। बट अभी हम ये लिख रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टिल वैलिड है। स्टिल वैलिड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये वाली इक्वेशन अभी भी वैलिड है। और ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम इस दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब के की वैल्यू डिफरेंट हो गई, सही है, लेकिन इक्वेशन अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कि जो पहले पढ़ा था तो उसमें तो ऐसा नहीं था, तो वहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं था, वहां पे नहीं पढ़ाते, क्योंकि उस लेवल पर हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सिलेबस का पार्ट नहीं होती, तो इसलिए हम वहाँ डिस्कस ही नहीं करते। वरना फिर एग्जाम के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी कि इसे कंसिडर करें या ना करें, तो फिर डाउट होगा और आंसर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट, अब इन दोनों का कंपैरिजन है। ठीक है। तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अच्छा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, यानी स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आप लिखते हो द पॉइंट टिल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा इलास्टिक लिमिट,
अच्छा, अब इलास्टिक लिमिट की अगर बात करें तो इलास्टिक लिमिट पहले तक तो एक ही बात थी हमारे लिए, लेकिन अब डिफरेंट हो गई। तो इसको अब डिफरेंट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उससे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं। तो इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है, द पॉइंट बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, तो ये हो गया अब दोनों में क्लियर डिफरेंस। ठीक है, अब डेफिनेशन से तो हमें पता चल गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस देखेंगे, और फिर इसके आगे ही एक और लिमिट भी आएगी, वो भी देखेंगे, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस देखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, वो भी देखते हैं। अच्छा, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब जो बनेगी अब हो जाएगी डिफरेंट। पहले तो हमने अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखा, कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा क्या था, और उस कॉन्सेप्ट में बस एक चीज को चेंज किया कि वहां पर सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख कर आए, वहां पे इलास्टिक लिमिट नहीं लिखा हमने। इलास्टिक लिमिट यहाँ से शुरू किया हमने। तो पहले तक इलास्टिक लिमिट हमारे लिए एक ही बात थी, अब चेंज हो गई। और ग्राफिकली अब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि स्टार्ट में तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट। अच्छा, अब इस बार हम एक्स एक्सिस पे लेकर आ रहे हैं एक्सटेंशन को, क्योंकि थोड़ा सा उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना इजी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल कर्व बन रहा है इस तरह से। ठीक है, क्वांटिटीज क्योंकि हमने चेंज कर दी, एफ को यहाँ पर रखा, क्योंकि अब इसमें एरिया अंडर द कर्व हमने डिस्कस करना है, इसलिए एक्स को हम यहाँ ले आए ताकि समझना इजी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन वाला जो रीजन है वो है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन आपको क्लियर नजर आ रही है, ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, शॉर्ट LOP, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा कर्व जो आपको नजर आ रहा है, उसके बाद फिर ये आगे चला गया। उस कर्व लाइन के लिए अब हम यूज करेंगे वर्ड इलास्टिक लिमिट। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट था कि इस पॉइंट पर आकर दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और इलास्टिक लिमिट उससे थोड़ा सा आगे जाकर आपको मिलेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर आप लेकर जाते हो तो उस पॉइंट से थोड़ा पहले भी आपके LOP और EL में जो गैप दिख रहा है, उस गैप का मतलब ये कि वहां तक फोर्स अगर अप्लाई होती है तो उस रीजन में भी बॉडी अपनी शेप को रिस्टोर करने की जो है वो स्ट्रेंथ रखती है। ठीक है, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए तो फिर जो है वो वापस वहां से आना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास लास्ट लिमिट थी इलास्टिक, और इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने का मतलब है कि अब वापस आना बॉडी के लिए इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, फिर वो जो रीजन होगा उस रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, तो वो रीजन हो जाएगा प्लास्टिक। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी। इसका एरिया अंडर द कर्व अगर आप शो करते हो इलास्टिक लिमिट से, तो इससे पहले वाला जो रीजन है उसे हम लिख सकते हैं इलास्टिक रीजन। और इसके बाद वाले रीजन को हम लिखेंगे प्लास्टिक रीजन।
क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है कि अगर आप उसे फोर्स अप्लाई करोगे उस पर इतनी, तो वो तो पक्का परमानेंटली ही डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट प्लास्टिक रीजन और इलास्टिक रीजन का। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि अभी बस हमने डिफरेंस स्टार्ट किया है। तो ये पहला पॉइंट था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन में। अच्छा, अब इसके बाद दो चीजें होती हैं कि अगर स्प्रिंग को लोड किया जाए या उसे अनलोड किया जाए, तो वहां पर जो है वो दो सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप उसे लोड कर रहे हो 2 kg, फिर 4 kg, फिर 6 kg, और फिर आप उसे वापस अनलोड करो 6 के बाद वापस 4, 2 और 0, तो ये जो आपके पास लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो लोडिंग अनलोडिंग के प्रोसेस में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो वो कैसी होगी, क्योंकि अब हमारे पास इलास्टिक लिमिट जो है वो सेपरेट हो गई। और इलास्टिक लिमिट सेपरेट होने का मतलब ये है कि आप इसे इंडिविजुअली देखोगे सारी चीज़ों को कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है और उसकी क्या वैल्यू आपको मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। अब आपने इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, सॉरी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में रहते हुए जो है वो स्प्रिंग को लोड किया। ठीक है, तो अभी हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में है, इससे आगे नहीं जा रहे। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन तक हमने इसे लोड किया। सही है, और फोर्स इसमें वाई एक्सिस पर है और एक्सटेंशन एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, अच्छा, जब आप इसे लोड करोगे तो लोड करते वक्त जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और जब आप इसे अनलोड करोगे तो अनलोड करते वक्त ये इसी लाइन पर वापस आ जाएगा। मतलब यही ग्राफ, यही लाइन आप ऑपोजिट बनाओगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया अनलोड। और यहाँ पर हमने ये किया है कॉन्सेप्ट कि हमने फोर्स अप्लाई जो की है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर अंदर रहते हुए अप्लाई की है। इफ फोर्स इज अप्लाइड टिल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे तक लोडिंग करते हैं। अब आप इसे लोड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो ई एल यानी इलास्टिक लिमिट की जो वैल्यू है, इलास्टिक लिमिट से अगर आप और थोड़ा पहले तक लोड करो यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक लोड करने के बाद भी जो है ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से थोड़ी सी आगे थी, फॉर एग्जाम्पल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर है, तो अगर आप इसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक भी अगर लोड करते हो तो ये वहां से भी वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, तो उसके लिए नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी। ऑब्जेक्ट स्टिल रिटर्न्स
क्योंकि हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड वाला पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो न्यू है। क्योंकि वहां पर आपको ये पता चलेगा कि अगर हम इसे क्रॉस कर लेते हैं तो क्रॉस करने के बाद जो है फिर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि आपने लोड इसे कर दिया इलास्टिक लिमिट तक या बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट तक। अच्छा, लोड करना मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप लोड नहीं भी लिख रहे तो आप फोर्स ही लिख सकते हो, जैसे नंबर 1 में हमने लिखा था कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रिटर्न हो जाएगा अपनी पोजीशन में। बट यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर जो आपके पास लोडिंग होगी अब, तो वो लोडिंग जाएगी इलास्टिक लिमिट तक। फोर्स हमारे पास वाई एक्सिस पर ही चल रही है अभी तक, और एक्सटेंशन एक्स एक्सिस पर। अब आपने यहाँ पर इसे लोड किया है। ठीक है। अब लोड किया आपने इसे ऊपर तक, और लोड करने का मतलब ये कि इसमें जो पॉइंट्स थे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये रहा, और यहाँ पर आपके पास है इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अब आपने इसको आगे तक लोड कर दिया फुल बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अच्छा, अब जब आप इसे अनलोड करोगे तो अनलोड करते वक्त जो ग्राफ होगा वो वापस कैसे आएगा। मतलब शुरू के दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो हमने देखा कि जैसे ग्राफ गया ऊपर वैसे ही वापस आ गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसमें रिटर्न की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलेगा ग्राफ का। मतलब जैसे बाकियों में मिला वैसे मिल जाएगा या इसमें कुछ डिफरेंट होगा। बट ओके, इट्स डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमें सबको पता है कि अब जो स्टेट में चेंज आएगा वो दोबारा से रीस्टोर होने की अब उस पोजीशन में नहीं होगा, तो रीस्टोरेशन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अनलोडिंग में ग्राफ अपना वापसी इस कर्व को फॉलो करता हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि इसकी जो अनलोडिंग है वो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, हमने जीरो से स्टार्ट किया था ग्राफ, तो वहां पर वापस आनी चाहिए। लेकिन ये क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड है तो ये वापस नहीं आएगा, बल्कि ये उस ओरिजिनल लेंथ से आपको थोड़ा सा आगे की तरफ मिलेगा। ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसी मिलती है, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में भी रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ये न्यू लेंथ मिल रही है। ठीक है। पहले वाली जो एक्सटेंशन थी वो तो यहाँ से शुरू की थी हमने, तो अगर ये यहाँ पर आता तो हम कहते कि वापस आ गया ओरिजिनल। लेकिन अब हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चला गया है, तो अब ये वापस तो नहीं आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, अब इसकी न्यू लेंथ आ गई है। पहले वाली जो लेंथ थी वो अब आपको नहीं मिलेगी दोबारा। तो ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गई इसमें। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का।